2007। इराक। ये सिर्फ एक साल और एक मुल्क का नाम नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आज भी कई लोगों के जहन में जिंदा है, एक जख्म की तरह जो कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। ये वो दौर था जब दुनिया की नजरें इराक पर थीं, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। हर खबर, हर रिपोर्ट, हर तस्वीर, सब अधूरी थी। जैसे किसी टूटे हुए शीशे के हजारों टुकड़ों में एक बिखरी हुई हकीकत। हर टुकड़ा एक कहानी कहता था, लेकिन कोई भी टुकड़ा पूरी सच्चाई नहीं दिखाता था। सच को ढूंढना उस मलबे में एक सुई खोजने जैसा था, जो शायद वहां थी ही नहीं। ये वो इराक था जो पहले से जल रहा था, एक ऐसी आग में जिसे बुझाने की हर कोशिश उसे और भड़का रही थी। यहां हर सुबह का मतलब था कहीं धमाका, कहीं लाश, कहीं किसी का घर उजड़ना। यहां जिंदगी एक लॉटरी बन चुकी थी और हर दिन का सूरज एक नई अनिश्चितता लेकर आता था। अमेरिकी टैंक सड़कों पर ऐसे घूमते थे जैसे वो शहर की नसें हों, और बच्चे उन्हें देखकर भागते थे, कुछ डर से, कुछ शायद अब आदत से। ये एक ऐसा मंजर था जो रोज दोहराया जाता था, एक दर्दनाक नाटक जिसका कोई अंत नहीं था। सड़कों पर खेलने की आवाजें खामोश हो चुकी थीं, उनकी जगह अब सिर्फ सायरन और दूर होते धमाकों की गूंज ने ले ली थी। जहां मस्जिदें जलती थीं और बाजार बंद होते जा रहे थे, वो बाजार जो कभी जिंदगी की धड़कन हुआ करते थे, जहां मसालों की खुशबू और लोगों का शोर गूंजता था, अब वहां सिर्फ खामोशी और डर का पहरा था। दुकानों के बंद शटर ऐसे लगते थे जैसे शहर ने अपनी आंखें बंद कर ली हों, इस उम्मीद में कि जब वो दोबारा खुलेंगी तो शायद मंजर कुछ और होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ ये शटर और ज्यादा जंग खा रहे थे और उम्मीदें और ज्यादा धुंधली होती जा रही थीं। और इस जलते हुए शहर के अंदर एक और आग सुलग रही थी, वो आग जो शायद बाहर की आग से भी ज्यादा खतरनाक थी, जहां सुन्नी और शिया के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटने के लिए शायद कोई पुल दुनिया में बना नहीं था। ये सिर्फ दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये पड़ोसियों की पड़ोसियों से लड़ाई थी, दोस्तों की दोस्तों से। भरोसे की हर दीवार ढह चुकी थी। आपका नाम, आपका लहजा, आपकी गली का नाम, ये सब आपकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते थे। गलियां और मोहल्ले पहचान के हिसाब से बंट चुके थे। एक अदृश्य सीमा रेखा हर सड़क, हर चौराहे पर खिंच चुकी थी, जिसे पार करने का मतलब मौत हो सकता था। यह वो इराक था जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी, जहां कल का कोई भरोसा नहीं था। भविष्य एक ऐसा शब्द था जिसका कोई मतलब नहीं रह गया था। लोग सिर्फ अगला घंटा, अगली नमाज, अगली रात गुजर जाने की दुआ करते थे। उम्मीद एक लग्जरी थी जो बहुत कम लोगों के पास बची थी। हर कोई एक सर्वाइवर था जो बस किसी तरह एक और दिन काट लेना चाहता था। इस माहौल में नैतिकता और सिद्धांत बेमानी हो जाते हैं। जब सवाल जिंदा रहने का हो तो सही और गलत के मायने बदल जाते हैं। और इसी इराक में, इसी अराजकता और अनिश्चितता के बीचों बीच, बगदाद के एक प्राइवेट बैंक के अंदर किसी ने एक ऐसी चोरी की जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी कैश हाइस्ट्स में शुमार होती है। एक ऐसी चोरी जो इतनी दुस्साहसी, इतनी अविश्वसनीय थी कि वो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये बगदाद की हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो उस दौर की टूटी हुई व्यवस्था और इंसानी फितरत का सबसे बड़ा सबूत थी। एक ऐसा अपराध जो सिर्फ उसी माहौल में मुमकिन था जहां कानून सो रहा था और लालच जाग रहा था। 212 मिलियन सिर्फ 3 वर्ड्स। लेकिन इनके पीछे एक पूरी कहानी है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी डार्क है और इतनी इनकम्प्लीट है कि जब तुम इसे सुनोगे तो शायद तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि यह सच में हुआ था। यह सिर्फ पैसों की चोरी की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है, उस माहौल की कहानी है जिसमें ऐसी घटना मुमकिन हो सकी। यह कहानी है भरोसे के टूटने की, सिस्टम के फेल होने की और उस लालच की जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। यह कहानी इस बात की भी है कि कैसे युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के जमीर में भी लड़ा जाता है, और उस युद्ध में अक्सर सबसे पहली हार इंसानियत की होती है। यह कहानी है दार एस सलाम बैंक की, बगदाद की, और उन 2 गार्ड्स की जिन्होंने एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी जगह पर एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उन्होंने खुद भी पूरी तरह नहीं सोचा था।
दो लोग जिन्हें उस खजाने की हिफाजत के लिए रखा गया था, जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा टिका था। दो लोग जो उस रात उस इमारत में अकेले थे जब दुनिया बाहर जल रही थी। उनके हाथों में सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, बल्कि उस बैंक की हर चाबी थी, हर कोट था, हर राज्य था। वो सिर्फ गार्ड नहीं थे, वो उस खजाने के रखवाले थे। और उस रात रखवाले ही लुटेरे बन गए, या शायद सोचा था, बहुत ध्यान से, बहुत ठंडे दिमाग से। शायद ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, शायद ये महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। शायद हर सीसीटीवी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट, हर दरवाजे का ताला, हर गार्ड की शिफ्ट का टाइम, सब कुछ पहले से हिसाब किया गया था। शायद ये चोरी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती है। हो सकता है कि जब वो रात में अपनी ड्यूटी पर आते थे तो उनकी नजरें सिर्फ चोरों पर नहीं, बल्कि उस तिजोरी पर होती थीं। वो शायद हर दिन उस मौके का इंतजार कर रहे थे जब किस्मत, हालात और हिम्मत तीनों एक साथ उनका साथ दें। हम नहीं जानते। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारे पास सिर्फ सवाल हैं, जवाब नहीं। हमारे पास सिर्फ अटकलें हैं, सबूत नहीं। कहानी के मुख्य किरदार गायब हैं और उनके साथ ही गायब हो गया है सच का एक बहुत बड़ा हिस्सा। वो अपने पीछे सिर्फ एक खाली तिजोरी और अनगिनत सवाल छोड़ गए। क्या उन्होंने ये अकेले किया? क्या उन्हें किसी ने मदद की? और अगर की, तो वो कौन थे? ये सवाल आज भी बगदाद की हवा में गूंजते हैं, जिनका जवाब शायद हमेशा के लिए उस रात के अंधेरे में दफन हो चुका है। क्योंकि जब एक मुल्क केओस में हो, जब इंस्टीट्यूशंस टूट रही हों, जब लॉ और ऑर्डर एक इल्यूजन बन चुका हो, तो सच और झूठ के बीच की लकीर भी धुंधली पड़ जाती है। जब हर कोई अपनी जान बचाने की फिराक में हो, तो कौन एक बैंक डकैती की तह तक जाएगा? जब रोज सैकड़ों लोग मर रहे हों, तो कुछ मिलियन डॉलर्स की चोरी किसे याद रहेगी? ऐसे माहौल में न्याय एक मजाक बन जाता है और सच सबसे पहली कैजुअल्टी होता है। जांच शुरू तो होती है, लेकिन जल्द ही दम तोड़ देती है। गवाह नहीं मिलते, सबूत खो जाते हैं और फाइलें धूल फांकने लगती हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। एक बैंक डकैती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक गृह युद्ध के सामने बौनी नजर आती है और उस धुंध में 222 मिलियन डॉलर्स कहीं गायब हो जाते हैं। सोचिए, 232 मिलियन डॉलर कैश। ये कोई डिजिटल ट्रांसफर नहीं था जिसे ट्रेस किया जा सके। ये असली नोट थे, 100 डॉलर के बिल, जिनका वजन लगभग 3 टन था। 3 टन कैश। इसे उठाने के लिए, गिनने के लिए और फिर कहीं ले जाने के लिए एक छोटी मोटी फौज की जरूरत पड़ी होगी, जिन्हें ले जाने के लिए कई गाड़ियों और कई लोगों की जरूरत पड़ी होगी। ये पैसा हवा में तो गायब नहीं हो सकता। इसे कहीं तो ले जाया गया होगा, कहीं तो छिपाया गया होगा, या शायद धीरे धीरे सिस्टम में वापस डाल दिया गया होगा, काले से सफेद बनाकर। आज हम उसी धुंध में उतरेंगे। हम उस रात को फिर से जीने की कोशिश करेंगे। हम उन किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके नाम इस कहानी से जुड़े हैं। हम उन सवालों को टटोलेंगे जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। क्या यह सिर्फ 2 गार्ड्स का काम था, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? क्या इसमें मिलिशिया शामिल थी, या फिर कोई विदेशी ताकत? क्या यह पैसा इराक में ही है, या मुल्क की सरहदें पार कर चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, वो पैसा गया कहां? यह सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है। यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब समाज टूटता है तो इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। यह कहानी है एक ऐसे खजाने की जो आज भी कहीं बाहर है, और एक ऐसे सच की जो शायद हमेशा के लिए दफन हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, लेकिन बगदाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। इराक की अथॉरिटीज ने कुछ अरेस्ट्स किए, कुछ लोगों से पूछताछ हुई, बैंक के कुछ एम्प्लॉयज को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो 2 मेन सस्पेक्ट्स थे वो कभी ऑफिशियली कॉर्ट नहीं हुए, कभी ट्रायल नहीं हुआ, कभी कन्विक्शन नहीं हुई, और 222 मिलियन डॉलर्स में से ऑफिशियली एक बहुत छोटा हिस्सा ही रिकवर हुआ। बाकी गायब, जैसे रेत में पानी की तरह समा गया। यहां एक और लेयर है जो इस कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, जियोग्राफी। 2007 में इराक की बॉर्डर्स प्रैक्टिकली ओपन थीं, सीरिया की तरफ, जॉर्डन की तरफ, ईरान की तरफ। हर तरफ से लोग आ जा रहे थे, रेफ्यूजीज, फाइटर्स, स्मगलर्स। इस कैओस में
अगर किसी ने $222 मिलियन कैश को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और मल्टीपल राउट्स से बॉर्डर्स पार करवाया, तो उसे ट्रैक करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। न इराक की गवर्नमेंट के लिए, न अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए, न इंटरपोल के लिए। और यहां एक आयरनी है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। अमेरिका ने इराक में डेमोक्रेसी और फ्रीडम लाने के लिए जो वॉर लड़ी, उसमें करीब $2 ट्रिलियन खर्च हुए। उसी वॉर के क्यास में, उसी टूटे हुए इराक में $222 मिलियन ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़ी, किसी को सजा नहीं हुई, पैसा कभी वापस नहीं आया। जो 2 गार्ड्स थे, उनकी स्टोरी के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ का कहना है कि वो इराक से बाहर निकल गए और किसी दूसरे देश में सेटल हो गए। कुछ का कहना है कि उन्हें मिलिशियाज ने मार दिया, क्योंकि जब तुम इतने बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करते हो और फिर लायबिलिटी बन जाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। और कुछ का कहना है कि वो आज भी जिंदा है, कहीं किसी क्वाइट जगह पर, एक नई आइडेंटिटी के साथ, एक नई जिंदगी के साथ। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी बात सच है, और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। इस केस में इंटरपोल इन्वॉल्व हुई, यूएस अथॉरिटीज ने भी इंटरेस्ट लिया, क्योंकि पोस्ट वॉर इराक में बहुत सारा अमेरिकन टैक्स पेयर मनी लगा हुआ था और वो जानना चाहते थे कि यह पैसा कहां गया। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ने कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं दिया। केस फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्रिमिनल्स और पैसा दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, कम से कम किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो नहीं। अब एक स्टेप बैक लेकर देखते हैं ये पूरा केस दुनिया को क्या बताता है। दार एस सलाम बैंक रॉबरी सिर्फ एक हाइस्ट नहीं थी, ये एक सिम्टम था, एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम, और वो बीमारी थी स्टेट फेलियर। जब कोई मुल्क टूटता है, जब उसकी इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होती हैं, जब उसका लीगल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जब ऑर्डिनरी लोगों का यह भरोसा उठ जाता है कि कोई सिस्टम उनकी रक्षा करेगा, तो उस वैक्यूम में हर तरह का क्राइम फ्लरिश करता है, छोटा भी और $232 मिलियन वाला भी। इराक में 2003 के बाद जो हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे कैटास्ट्रोफिक स्टेट फेलियर्स में से एक था। एक पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक रात में डिसॉल्व कर दिया गया, एक पूरी आर्मी को बर्खास्त कर दिया गया और उन बेरोजगार एंग्री ट्रेन्ड सोल्जर्स को सड़कों पर छोड़ दिया गया। एक पूरे देश की आइडेंटिटी को ओवरनाइट डिमोलिश करने की कोशिश की गई। इसके नतीजे क्या होते हैं? दार एस सलाम बैंक रॉबरी उन्हीं नतीजों में से एक था। लेकिन यहां एक और एंगल है जो बहुत कम डिस्कस होता है, और वो है मॉरल एम्बिग्विटी। वो 2 गार्ड्स, क्या वो सिर्फ क्रिमिनल्स थे या वो भी विक्टिम्स थे किसी बड़े सिस्टम के? सोचो, वो एक ऐसे देश में थे जो तबाह हो चुका था। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, उनके परिवारों की कोई सेफ्टी गारंटी नहीं थी। जिस बैंक की वो रखवाली कर रहे थे, उस बैंक के ओनर्स शायद करप्ट थे। जिस गवर्नमेंट का वो पैसा था, वो गवर्नमेंट खुद एक पपेट थी। हर तरफ से सिस्टम ने उन्हें बिट्रे किया था और उन्होंने उस सिस्टम को बिट्रे किया। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, जो उन्होंने किया वो रॉन्ग था, लेकिन यह एक रियलिटी चेक है कि क्राइम अक्सर वैक्यूम में पैदा नहीं होता। वो पैदा होता है उस जगह पर जहां होप खत्म हो जाती है। $292 मिलियन, यह रकम आज तक इराक के लिए एक ओपन वुंड है, क्योंकि यह पैसा अल्टीमेटली इराकी लोगों का था, उस देश के लोगों का जो पहले से इतना सह रहे थे, जिनके हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थी, जिनके बच्चों के स्कूल्स में चेयर्स नहीं थी, जिनके घरों में बिजली नहीं थी, और उन्हीं लोगों के पैसे किसी ने एक रात में उठा ली और कोई जवाबदेह नहीं हुआ। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी एक्चुअली कभी ऑफिशियली खत्म हुई ही नहीं। 2007 से अब तक दार एस सलाम बैंक रॉबरी एक कोल्ड केस है। इराक की गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड माना हुआ है। इंटरपोल की फाइल्स में यह केस अभी भी ओपन है और 292 मिलियन या उनका कोई सिग्निफिकेंट हिस्सा ऑफिशियली कभी रिकवर नहीं हुआ। वो 2 गार्ड्स, जिनके नाम हम पूरी तरह जानते भी नहीं, आज कहां हैं, किस देश में, किस नाम से, किस जिंदगी में? क्या वो उस पैसे से आराम से जी रहे हैं या उस पैसे ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया? जैसा अक्सर होता है जब कोई उससे ज्यादा पा जाता है जिसे वो हैंडल कर सके, क्या उन्हें रातों को नींद आती है? क्या वो सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिनका यह पैसा था? यह सवाल रिटोरिकल नहीं है, यह वो सवाल है
जो इस केस को सिर्फ एक हाइस्ट से ज्यादा बनाते हैं। दुनिया के इतिहास में बहुत सारी बड़ी रॉबरीज हुई हैं, लेकिन दार एस सलाम बैंक केस इसलिए अलग है क्योंकि यह एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हुआ जहां पहले से इतनी तबाही थी कि यह रॉबरी उस तबाही में एक और लेयर बनकर मिल गई। यहां कोई हीरो नहीं है, कोई विलन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, कोई क्लीन एंडिंग नहीं है, बस एक खाली वॉल्ट है और उसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी है जो जितनी देखो उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। इराक आज भी उन जख्मों से उबर रहा है जो 2003 के बाद से लगे, धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से। और उस प्रोसेस में दार एस सलाम बैंक का $222 मिलियन एक फॉरगॉटन चैप्टर है, जिसे याद रखने वाले कम है, जिसके बारे में बात करने वाले और कम है। लेकिन कुछ कहानियां याद रखने के लिए होती हैं, इसीलिए नहीं कि उनका कोई हैप्पी एंडिंग हो, बल्कि इसलिए कि वो हमें याद दिलाती हैं कि जब दुनिया टूटती है तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा वो चुकाते हैं जो पहले से सबसे कमजोर होते हैं, और जो ताकतवर होते हैं वो अंधेरे में अपना हिस्सा उठाकर चले जाते हैं। $222 मिलियन गायब, अभी भी।